बुलेटिन में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे, जहां पर ये इत्तलात आ रही हैं कि पेशावर के मेयर का जो नतीजा है वो रोक दिया गया है। इस सिलसिले में तफसीलात क्या हैं, हमारी नुमाइंदा नादिया सुबूही मौजूद हैं फील्ड में, उनसे तफसीलात जानते हैं। नादिया बताइएगा, ये मेयर का नतीजा जो रोका है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये नतीजा है, क्या वजह इसकी सामने आई है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के लिए मेयरशिप का जो इलेक्शन हुआ है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और कांटेदार मुकाबला हुआ है। ग़ुलाम अली के बेटे जो सेनेटर हैं, उनके बेटे हैं ज़ुबैर अली, और जो रिजवान बंगश है PTI के। तो कांटेदार मुकाबला था और बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों की तवक्कुआत थी कि हर पार्टी ने यही कहा था कि वो फतह हासिल करेंगे। इस वक्त जो मजमूई तौर पर जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक JUI के ज़ुबैर अली हैं, उनको बरतरी हासिल है तकरीबन 11,000 से ज़्यादा वोटों की। तहम हमारे जो इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी तस्दीक की है कि 6 पोलिंग स्टेशनों पर कल जो पोलिंग रोकी गई थी उसके लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद ही पेशावर की मेयरशिप के लिए जो है वो उसके नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो इस तरह पेशावर की मेयरशिप का जो नतीजा है वो फ़िलहाल अनाउंस नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तस्दीक कर दी है और बहुत ज़्यादा पहले ही से उम्मीदवारों में ये एक दौड़ थी कि कौन सा उम्मीदवार आगे होगा कौन नहीं। तो अभी जो JUI जो सुबह से अब तक अभी बरतरी हासिल की हुई है उनमें खासी हद तक इस्तराब पाया जा रहा है कि अनाउंस कब होगा। तहम इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा। पेशावर की नतीजा अभी रोका गया है और इससे मुताल्लिक बताना यह है कि 6 पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग रोकी गई थी वहाँ पहले पोलिंग होगी और उसके बाद ये नतीजा जारी होगा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नादिया बता रही थी कि 11,000 की बरतरी हासिल है JUI के ज़ुबैर अली को भी। और दीगर जो नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी और इलेक्शंस में दीगर गहमा गहमी उससे मुतल्लिक आपको अपडेट रखे हुए हैं। लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने PMLN की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया में शायद आपको कहीं ना मिले कि एक हुकूमत ने इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा बिजली लगाई हो, इतने कम खर्च पर लगाई हो और उसको मुकम्मल करके मुल्क में जो बिजली का बहरान था, 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका ख़ात्मा कर दिया हो। इसमें आप ये देख लें कि 5,000 मेगावाट के 4 LNG के प्लांट लगाए गए, जिसमें से एक नामुकम्मल था। आज 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को, वो प्लांट मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी कीमत 50% बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रुपए का हशर उन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। 4,000 मेगावाट के कोल के 3 प्लांट लगे, जो 2 कराची में है, एक पोर्ट कासिम में, एक हब में और एक साहिवाल में लगा। ये 9,000 मेगावाट की नई थर्मल जनरेशन है जो इसी अरसे में शुरू हुई और मुकम्मल भी हो गई। आज इस हुकूमत को 3.5 साल हुए हैं, एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं किया जा सका, बल्कि मैंने जो बताया कि जो माजी के थे मुकम्मल नहीं हो सके। और मैं वज़ीर मौसूफ से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इनका एक महकमा है जिसे NPCC कहते हैं, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, इस्लामाबाद में है, उनके दफ्तर से 6 किलोमीटर पे है। वहाँ किसी वक्त भी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर जाकर मीडिया भी साथ ले जाएं, ये कैमरे जो यहाँ लगे ये भी साथ ले जाएं, तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले जो प्लांट 6 प्लांट मिलेंगे, वो यही 3 कोल के प्लांट हैं और 3 LNG के प्लांट जो चल रहे हैं। ये आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में बिजली जो है वो वाफिर मिक़दार में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं और जो LNG के प्लांट हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। 62% एफिशिएंसी के प्लांट दुनिया में 2-3 ममालिक के पास हैं,
जिसमें से एक पाकिस्तान है। ये इस मामले की हकीकत है। और सिर्फ बात इन 9000 मेगावाट पे ख़त्म नहीं हुई थी, इसके अलावा 7000 मेगावाट के अजाफी प्रोजेक्ट या शुरू किए गए या मुकम्मल किए गए। उनमें नीलम झेलम के तकरीबन 1000 मेगावाट हैं, तरबेला 4 है जो 1500 मेगावाट का है। न्यूक्लियर के 2 प्लांट हैं कैनोप के अंदर जो आज चल रहे हैं, एक चल पड़ा है, एक अभी चलेगा। थर के अंदर 600 मेगावाट का कोल प्लांट चल रहा है। चश्मा 3 और 4 ये उसी दौर में मुकम्मल हुए, 700 मेगावाट ये दे रहे हैं। नंदीपुर का प्लांट जो मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ था, 9 साल से तातुल का शिकार था, 500 मेगावाट उसको मुकम्मल किया गया, 500 मेगावाट वो दे रहा है। गुदू 747 जो उस वक़्त सबसे एफिशिएंट प्लांट था पाकिस्तान का, 750 मेगावाट ये दे रहा है। तो ये 7000 मेगावाट के प्लांट ये मुकम्मल हुए उस दौर में। इसके अलावा और भी न्यूक्लियर प्लांट्स को कमिटमेंट किया गया है जो आइंदा चंद सालों में मुकम्मल होते रहेंगे। LNG आने से जो मुल्क के प्लांट बंद थे वो सारे के सारे फिर चल पड़े, जिसमें एक वफाकी वज़ीर साहब का प्लांट है जो 450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है और सिर्फ LNG पे चलता है। एक फौजी कबीर वाला का प्लांट है 150 मेगावाट का, वो भी सिर्फ LNG पे चलता है। LNG ना होती ये 2 प्लांट ना चलते। 4 250 मेगावाट के प्लांट हैं जो 1000 मेगावाट ये लाहौर के इर्द गिर्द लगा था मुशर्रफ दौर में, उस वक़्त से डीज़ल पे चल रहा था और महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में बनाते थे ये प्लांट, और साल में 60-60 70% चलते थे। इसमें एक प्लांट इसी मिनिस्ट्री के, एनर्जी मिनिस्ट्री के एक साबिक वज़ीर का भी है। और जब इनको LNG पे कन्वर्ट किया गया तो ये जो सेविंग्स सिर्फ इन प्लांट्स की है वो तकरीबन 100 अरब रुपया सालाना आती है। नंदीपुर मैंने पहले कहा LNG पे आया, 525 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। कैपको के अंदर जनरेशन कैपेसिटी थी जो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी कि गैस नहीं थी, वो शुरू हुई। ये 3000 मेगावाट ये अजाफी जनरेशन जो है ये भी पाकिस्तान को मिली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है, सिर्फ उसको बनाने की ज़रूरत है। और कीमत कम इसी तरह होगी कि पुराने प्लांट्स को बंद करें जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं और इन प्लांट्स को, नए प्लांट्स को इस्तेमाल करें। जो आपके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं ये आज महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि काबीना ने 2018 में फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक़्त पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर था फर्नेस ऑयल इंपोर्ट में। जब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया पूरी दुनिया में फर्नेस ऑयल की कीमत गिर गई, जब इतनी बड़ी मार्केट निकल गई। आज ये बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर इस हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट शुरू की। मैं इसको सिर्फ नाअहली नहीं कह सकता, हम किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से बहुत बू आती है करप्शन की। इसलिए कि आज फर्नेस ऑयल के जहाज़ कराची के बाहर खड़े हैं और पाकिस्तान की अपनी रिफाइनरियों में फर्नेस ऑयल के तमाम ज़खायर भर चुके हैं, फर्नेस ऑयल रखने की जगह नहीं है और रिफाइनरियाँ बंद हैं। ये आज की हकीकत है, इसका कोई जवाब देना पसंद करेगा। और ये वो फर्नेस ऑयल है जो 50% महंगी बिजली बनाता है LNG और कोल की निस्बत। तो आज जो पाकिस्तान के अवाम बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं उसमें इस हुकूमत की इस नाअहली और करप्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा अंसर है।
बाकी जो मईशत का हाल इस हुकूमत ने किया है, जहाँ डॉलर 73% महंगा हो चुका है और बिजली डॉलरों में लगती है, तो वहाँ पर आज अवाम इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसका आपने देख लिया कि कल केपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है हुकूमत के उम्मीदवारों का, और एक हुकूमत जहाँ पर पुलिस भी इसी मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम को भी इससे अच्छा फ़ायदा होगा, और हमारी कोशिश है कि हम क्योंकि हम जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो, तो उसी मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। आपको कप्तानी मिली है, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। और दूसरी बात यह है कि आप कप्तानी में खेलते हैं बाबर आजम की, तो कितना कुछ सीखा है उनसे लाहौर कलंदर की कप्तानी में, वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके जो PSL 7? अभी तो आउट करना चाहिए। नहीं, लेकिन नो डाउट बाबर आजम एज अ बैट्समैन मेरा फेवरेट भी है, नंबर 1 प्लेयर है, और पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी में उसने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। हम लास्ट टेस्ट मैचेस भी देखे, T20s देखे, हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऊपर जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान की टीम। बाबर आजम नो डाउट अच्छा कैप्टन है, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उसकी इस दफ़ा भी आउट करूँ। और बाबर आजम मेरा फेवरेट है, नंबर 1। एज अ बॉलर भी आपने किसी न किसी को आइडियलाइज किया होगा, और ऑब्वियसली आप एडमायर भी करते होंगे, बट एज अ कैप्टन आप किससे एडमायर हैं और किससे आप समझते हैं कि आप सबसे बेहतरीन कप्तान लगा आज तक जब से देख रहे हैं? जब से देख रहे मुझे जो एक पर्सनैलिटी अच्छी लगती है वो मोहम्मद रिजवान की है। आई थिंक मैंने उसके साथ जब डोमेस्टिक KP कैसे खेलना शुरू किया, रिजवान एक ऐसे बंदा है ना कि वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि रिजवान के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। दूसरे पे बाबर आजम को करूँगा क्योंकि उसने पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिया है, बट रिजवान बेस्ट। रिजवान इज़ अ कैप्टन मैं कहता हूँ। अगर देखें ये साल जो है, साल के भी आपको से कप्तान है, ओवरऑल ये साल 2021 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा है। आपको में भी है, हमारे टेस्ट में भी बॉलर्स आए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2021 है हमारे लिए काफ़ी, और इंशाल्लाह ऐसे साल और भी आएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट और ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और हमारा प्लेयर्स का भी यही एम है कि हम एज अ फैमिली रहें और पाकिस्तान टीम को अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। एक बड़ी आनंद की बात है, मगर आप लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बने हैं, इनकी मैनेजमेंट और कोच को लेके आपको कितना सही सुकून है कि आपको फुल फ्री हैंड मिलेगा कि आप एज कैप्टन टीम को लेके चलेंगे? देखिए, जैसे मैं अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ घर जाके, आई थिंक जब से मैं लाहौर कलंदर टीम के साथ हूँ बिल्कुल फैमिली वाला वो है माहौल है। मुझे अभी तक 4 सालों में कोई प्रेशर फील नहीं हुआ कि एज अ प्लेयर खेल रहा था तब भी फील नहीं हुआ था, अब एज अ कैप्टन होऊंगा तो इंशाल्लाह अब तो उससे भी अच्छा होगा। मैंने कहा ना मुझे तो हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया यंगस्टर को, क्योंकि मैं भी जब आया था तो क्रिकेट इतनी नहीं खेली थी, तो हमेशा इन्होंने यंगस्टर को सपोर्ट किया है, उनको एक गाइडलाइन दी है कि आपने पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने आगे आगे क्या करना है। तो ये एक फैमिली है और इंशाल्लाह ये फैमिली हमेशा एक रहेगी। जो है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अभी आप तुम्हारे कप्तान अगर पास की सिचुएशन आ गई तो नहीं, मैं ऐसे करूँगा नहीं, देखिए जाहिर सी बात है, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो सकता है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े से बड़े कप्तान से, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि मैं सपोर्ट दूं अपने बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को, बैट्समैन को ये देंगे मैं जो मेरे साथ अंदर 11 खेल रहे होंगे 10, तो मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह, और जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे चाहिए होगी और उसके साथ इंशाल्लाह ये टीम जाएगी। शाहीन, अभी तक लाहौर कलंदर्स कोई टाइटल नहीं जीता है, आपका क्या फोकस होगा? क्या इस दफ़ा कप्तानी की जो तब्दीली हुई है, क्या टीम की जो है वो गुडलक के अंदर कोई तब्दीली आ जाएगी, टाइटल जीत सकेगा लाहौर कलंदर? देखिए, लाहौर कलंदर ने पता है टाइटल नहीं जीता, लेकिन इन्होंने जो दिल जीते हैं ना लोगों के, वो एक ही टीम जीत सकती है, वो लाहौर कलंदर है। और हमेशा लाहौर कलंदर की टीम को
हर जगह सपोर्ट मिली है, चाहे वो पिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान में नहीं के लिए, लेकिन उधर भी सपोर्ट है। तो हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया है और ये टीम दिल से खेलती है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है, ये होप है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छी क्रिकेट करेंगे। रिज़ल्ट कभी किसी के हाथ में नहीं होते कि वो चाहे कि मैं सारे मैच जीत जाऊँ, बट इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में। मेरा ख्याल है लाहौर की ट्रॉफी शहीद का इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप नाज़िर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, एक जानिब शाहीन शाह अफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कराची के मनाज़िर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और PSL 7 में लाहौर कलंदर्स के कप्तान होंगे शाहीन बाबर। इतने ज़्यादा लोग यहाँ से भाग चुके हैं, फिर भी अभी तक सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, वजह क्या बताई जा रही है? जी कुल महकमा सेहत ने इस सिलसिले में महकमा दाखिलों का खत भी तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि जी जो 4 सेंटर्स हैं कराची में, जिसमें एक शारा फैसल पे निजी होटल में कायम किया गया है, दूसरा गवर्नमेंट कतर अस्पताल है, कोरंगी नंबर 5 अस्पताल, लियाकताबाद अस्पताल, ये सेंटर्स हैं जहाँ पर जो है तकरीबन इस साल के दौरान जो है 38 के करीब जो लोग हैं जिनको करंतना किया गया था वो भाग चुके हैं। सिक्योरिटी ना होने के बायस एक तरह सिक्योरिटी का मकसद सहूलियात है उनको वो भी बहुत कम मिल रही हैं। जो कतर अस्पताल है वहाँ पे पानी भी मौजूद नहीं है, खाना भी जो है उनको थैलियों में फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने महकमा दाखिलों को खत लिखा है कि जी फौरी तौर पर सिक्योरिटी को मुस्बत बनाया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा था कोरोना का मुस्बत आने वाला शख्स वो होटल से भाग गया था, जिसके बाद वो पासपोर्ट जो था वो महकमा सेहत के पास था और रब्ता करने पर उसको दोबारा से पकड़ा गया था। इसी तरह जो सूरत हाल है 48 घंटे से कबल जो है महकमा सेहत ने खत लिखा था महकमा दाखिलों को भी एटलीस्ट सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि जो लोग भाग रहे हैं उनको रोका जा सके और करंतना मुकम्मल करने के बाद उनको जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन ताहाल जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। जी बहुत शुक्रिया खावर तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे, जहां पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और मेयर पेशावर के इंतखाबात के नताइज में गैर मामूली ताखीर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में 14 से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की गुमशुदगी का इल्ज़ाम लगाया है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पता करे कि एक दिन में 14 प्रिजाइडिंग अफसरान RO ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पेशावर जैसे बड़े शहर के इंतखाबी नताइज अगले दिन तक मुरतब ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए इंतखाबी नताइज में तब्दीली की जा रही है? डेप्यूटी स्पीकर असम्बली महमूद जान बल्दियाती इंतखाबात में भाई की शिकस्त पर अपनी ही जमात के 2 अरकान पर बरस पड़े। कहा MNA नूर आलम ने खुले आम JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MPA अरबाब वसीम हयात ने भी आज़ाद उम्मीदवार को भरपूर सपोर्ट किया। महमूद जान ने कहा कि जिनको बैट ने इज्जत दी है वो चंद रुपयों के मकासद के लिए बिक गए हैं। पेशावर की वजह तो मैं कम बताऊंगा, लेकिन मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सनस केसेस के अदालती फैसलों के खिलाफ वफाक की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे थे और कहाँ हैं, ये सवाल किया जस्टिस आमिर फारूक ने। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कमीशन कैसे काम कर रहा है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में कमीशन की तारीफ़ें हैं जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि वो सिर्फ कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कमीशन कैसे काम करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वफाक ने प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सिर्फ कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि कमीशन कैसे काम करता है। वफाक ने प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। जस्टिस उमर फारूक ने सवाल किया कि ये बताएं कमीशन प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद कैसे करवाता है।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नज़रसानी दरख्वास्त किसके कहने पर फ़ाइल की गई। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को बाजियाब करवाए, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम एजेंसीज़ को मुतहरिक करे। ये भी सवाल किया जस्टिस आमिर फारूक ने कि वफाकी हुकूमत के इल्म में आ गया कि कुछ लोगों को लापता हैं तो उन्होंने किया क्या।